हेलो एवरीवन। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 8 से कैंसर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इस वीडियो का कंटेंट तो क्लास 12th पे बेस्ड है, लेकिन आपके हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसलिए जो लोग पढ़ाई करते हैं या फिर जो पढ़ाई कर चुके हैं, अगर इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपके हेल्थ से रिलेटेड है। और कैंसर क्यों होता है या फिर कैंसर से अपने आप को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, इंडिया में कैंसर की कंडीशन क्या है, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो रिकॉर्ड जनवरी 2021 में निकाला गया है, तो पूरे वर्ल्ड में 18.1 मिलियंस लोगों को कैंसर हुआ, यानी कि इतने नए केस आए एक साल के अंदर। और इस 18.1 मिलियंस लोगों में 8.9 मिलियंस लोगों की डेथ भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर क्यूरेबल डिजीज नहीं है, इट इज अ क्यूरेबल डिजीज। व्हेन कैंसर बिकम वेरी सीवियर देन इट कैन नॉट बी क्यूरेबल। उसी कंडीशन में पेशेंट की डेथ होती है। तो 8.9 का मतलब लगभग इसका हाफ हो गया। मतलब जितने पर्सन इससे ठीक होते हैं उतने पर्सन की डेथ भी होती है। इसलिए आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो अगर हम इंडिया में कैंसर के रिकॉर्ड की बात करें तो 2020 में 13.9 लाख लोगों को कैंसर हुआ है, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा सा मेल का रेशियो ज्यादा है। तो कैंसर सबको होता है, हर एज के लोगों को होता है। और जिस रेट से ये बढ़ रहा है वो लगभग 12.5% है। और इसी रेट से अगर इंक्रीमेंट चलता रहा तो 2025 में लगभग एक साल में 16 लाख लोगों को ये कैंसर हो जाएगा। यानी पर ईयर इतने केस आएंगे। तो जितने केस आते हैं उसमें मोस्टली लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है। और सबसे ज्यादा डेथ होती है जो टोबैको यूज करते हैं। लगभग 22% कैंसर के पेशेंट वो होते हैं जो टोबैको यूज करते हैं और उनकी डेथ होती है। तो टोबैको बहुत खतरनाक है। जो आपको टोबैको ऐसे ही च्युइंग के लिए मिलता है मार्केट में, इसके अलावा बीड़ी में, सिगरेट में और बाकी चीजों में भी टोबैको प्रेजेंट होता है। तो जो इन चीजों को यूज करता है उसको कैंसर होने के चांस तो पहले बढ़ जाते हैं और उनकी डेथ के चांस भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये आसानी से ठीक नहीं होता, क्योंकि इसका अटैक सीधे लंग्स पे होता है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम इंडिया के स्टेट की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो सबसे आगे है कैंसर में, तो जनरली इंडिया में अभी जो कंडीशन है वो क्या है कि 0 से लेके 74 ईयर्स के बीच में हर 9 पर्सन में किसी एक पर्सन को कैंसर जरूर होता ही होता है। यानी कि आउट ऑफ 9, 1 पर्सन इज affected बाय द कैंसर डिजीज इन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 74। लेकिन अगर हम दो स्टेट की बात करें, इन स्टेट में क्या होता है कि हर 4 पर्सन पे एक पर्सन को कैंसर होने का चांस बनता है इन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 74। यानी यहाँ पे कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और जो इंडिया के अंदर केस आए हैं उसमें सबसे ज्यादा केस इन्हीं दोनों स्टेट से आए हुए हैं। तो अगर हम एज के बेस पे या फिर जेंडर के बेस पे जो कैंसर होता है वो किस टाइप का होता है या फिर किस ऑर्गन को ज्यादा इफेक्ट करता है, अगर उसको डिस्कस करें, तो एडल्ट मेल के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर लंग्स का होता है। तो अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। और छोटे बच्चों में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो ब्लड कैंसर होता है, जिसको हम लोग ल्यूकेमिया भी कहते हैं। तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं ल्यूकेमिया से। तो यहाँ पे सबसे जो कॉमन कैंसर है, यानी इंडिया में जो सबसे ज्यादा कैंसर आपको देखने को मिलेगा, उसमें एक ओरल कैंसर आएगा। ओरल कैंसर आप समझ रहे हैं, ये टोबैको और स्मोकिंग की वजह से आता है। ब्रेस्ट कैंसर, कुछ कंडीशंस हमारी हैं, फीमेल की लाइफ स्टाइल, उनके जो कपड़े हैं और उनका जो
डेली रूटीन का वर्क है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और सर्विकल कैंसर भी फीमेल से रिलेटेड है। उनके वेजिना और यूट्रस के बीच का जो पार्ट होता है उसको सर्विकल बोलते हैं, मीन्स सर्विक्स कहते हैं। उसी सर्विक्स के अंदर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं और वही इन्फेक्शंस आगे चल के कैंसर हो जाते हैं। ये तीन कॉमन कैंसर के टाइप हैं जो कि इंडिया में जनरली देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कैंसर के ऊपर और सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर होता कैसे है, कैंसर है क्या, और इसका कैसे आगे ट्रीटमेंट होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल की अपनी एक लाइफ होती है, और उस लाइफ स्पान को कंप्लीट करने के बाद उनकी डेथ होती है, और उसको रिपेयर करने के लिए वहां पे नए सेल जनरेट हो जाते हैं। और जब नए सेल जनरेट होंगे तो वहां पे सेल डिवीजन होगा, और ये सेल डिवीजन हमेशा होता है माइटोसिस टाइप का। और जो सेल माइटोसिस डिवीजन के थ्रू नए सेल को बनाते हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड नियोप्लाज्म, या फिर उसी को हम लोग ट्यूमर सेल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कब नया सेल बनेगा कब नया सेल नहीं बनेगा, वो सारी टेंडेंसी इन्हीं सेल के अंदर ही होती है। वो सेल कंटिन्यूअसली सेल को रिकॉग्नाइज करते रहते हैं, यानी अपने खुद के डैमेज को वो रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। और जैसे ही किसी सेल का डैमेज होता है उसकी तुरंत रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहां पे नया सेल बन जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द इट सेल्फ, डैमेज एंड इट्स रिपेयरिंग, इसी प्रोसेस को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। और ये एपोप्टोसिस आपकी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेचुरल होना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई चेंज आ जाता है, यानी किसी वजह से अगर आपकी एपोप्टोसिस डिस्टर्ब हो जाती है, फिर आपके बॉडी को प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर पर डे 100 बिलियंस ऑफ सेल बनते हैं। मीन्स एक दिन में 100 बिलियंस नए सेल हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। अब अगर किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी वजह से इस एपोप्टोसिस को डिस्टर्ब कर दिया जाए, मतलब एपोप्टोसिस किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, तो उस कंडीशन में जो सेल का डिवीजन है उसकी रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सेल के रेगुलेशन में क्या होगा, जहां पे सेल रिपेयरिंग करता है वहां पे रिपेयर करने के बाद उसकी जो डिवीजन होती है वहीं पे रुक जाती है। नया सेल फिर उस समय नहीं बनेगा जब तक फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही एपोप्टोसिस बॉडी लूज कर देता है, उस कंडीशन में जो सेल का डिवीजन होता है वो कंटिन्यू रहता है, यानी वो रुकता नहीं है। और जब सेल का डिवीजन कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे, और वहां पे लंप ऑफ सेल बन जाता है, यानी सेल का एक मास बन जाता है। एंड दैट मास ऑफ द सेल विच आर फॉर्म एट अ पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड ट्यूमर। उसी को हम लोग ट्यूमर कह देते हैं। अब ये ट्यूमर जो हमारे बॉडी में होता है वो दो टाइप का होता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपके बॉडी के अंदर कोई सेल है, अब इसके अंदर या तो एपोप्टोसिस होगा या फिर एपोप्टोसिस नहीं होगा। तो अगर एपोप्टोसिस होता है तो उस कंडीशन में आपके बॉडी को कभी भी कैंसर हो नहीं सकता, क्योंकि एपोप्टोसिस आपके सेल के डिवीजन को कंटिन्यूअसली रेगुलेट करता रहेगा। लेकिन अगर एपोप्टोसिस नहीं होता है तो उस कंडीशन में सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा, और जब सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा तो वहां पे कैंसर का रिस्क होगा आपको, यानी कैंसर होगा जरूरी नहीं है, लेकिन कैंसर होने के चांस बनेंगे। और चांस ये क्यों बनेंगे, क्योंकि जो ट्यूमर होता है हमारे बॉडी में वो दो टाइप का होता है, जिसमें एक ट्यूमर को हम लोग कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर बिल्कुल हार्मलेस होता है, इसका बहुत ज्यादा इम्पेक्ट बॉडी पे नहीं आता। हाँ, कभी कभी इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बॉडी के ऊपर दिखता है, जिसकी सर्जरी करनी होती है जब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को चोक करने लगता है। अदरवाइज इसका कोई इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं आता। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसी मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। मीन्स कैंसर इज आल्सो अ टाइप ऑफ ट्यूमर, बस वो थोड़ा सा वर्स कंडीशन में चला जाता है। तो वो क्या होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम लोगों को बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिस्कस करना है। तो चलिए, तो बिनाइन ट्यूमर हमारा एक नॉर्मल ट्यूमर होगा, जिसमें होता क्या है, हमारे बॉडी के ऊपर
किसी तरीके का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, इसलिए कोई सिम्टम ये काज नहीं करेगा। इसके अलावा जिस पर्टिकुलर साइट पे इसका डिवीजन कंटिन्यू रहता है वो एक लिमिट तक कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसके जो सेल्स होते हैं वो अपने साइट को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाते। जब सेल अपने साइट को छोड़ के किसी दूसरी साइट पे जाना स्टार्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस। और वही असली वजह होता है कैंसर का, जो कि दूसरे वाले में पाया जाएगा। यहाँ पे जितने भी सेल होंगे, जैसे यहाँ पे ये सेल आपके नॉर्मल सेल हैं, ये जो रेडिश कलर के सेल दिख रहे हैं ये कैंसरस सेल हैं। लेकिन कैंसरस सेल जहाँ पे भी बने हैं वो उसी पर्टिकुलर साइट पे प्रेजेंट है, यहाँ से मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक ही जगह पे सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, एक हार्ड सा मास बनता है, इसलिए इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है। अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स बॉडी के ऊपर क्रिएट होने लगते हैं। अभी कौन कौन से सिम्टम होंगे इसको हम आगे सेक्शन में देखेंगे। इसका जो ग्रोथ होता है सेल का कंटिन्यू रहेगा, और ग्रोथ कंटिन्यू रहने की वजह से जो सेल्स होंगे वो एक पर्टिकुलर साइट से फिर दूसरे पर्टिकुलर साइट पे मूव करने लगते हैं। एंड द इन्वेशन ऑफ द सेल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। तो मेटास्टेसिस कैंसर होने का यूनिक फीचर है, यानी अगर किसी के बॉडी के अंदर मेटास्टेसिस होगा तभी कैंसर हो सकता है, अदरवाइज वो ट्यूमर के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। जब मेटास्टेसिस होता है तो कैंसरस सेल ब्लड और लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करते हैं, और पूरी बॉडी में जब ये मूव करेंगे तो अलग अलग ऑर्गन्स पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो मोस्ट इफेक्टेड जो पार्ट होते हैं उसमें लंग्स आता है, ब्रेन आता है, लीवर आता है और बोन्स आता है। इनका जो ग्रोथ होगा वेरी फास्ट होगा, यानी बहुत फास्ट इनका ग्रोथ होता है। जब बहुत जल्दी कोई भी सेल डिवाइड होती है और एक नॉर्मल सा ट्यूमर कैंसरस सेल में यानी कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट होने लगता है। अगर हम इस कैंसरस सेल के या कैंसर होने के स्टेप की बात करें तो जो पूरा प्रोसेस होता है कैंसर होने का वो कुल 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है इनिशिएशन। इस इनिशिएशन में क्या होगा, जो कैंसर काजिंग एजेंट होंगे वो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद उनका प्रमोशन शुरू होता है। कुछ हमारे बॉडी के अंदर वो जेनेटिक चेंज करते हैं, जिस जेनेटिक चेंज की वजह से हमारे सेल के डिवीजन की जो रेगुलरिटी होती है वो डिस्टर्ब होती है। उसके बाद सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और डिवाइड होता रहता है, उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। और जब कंप्लीट प्रोग्रेशन हो जाएगा यानी एक मास बन जाएगा पर्टिकुलर साइट पे, फिर वो वहीं से मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। पहली चीज क्या होगी कि उस पर्टिकुलर साइट पे एक हार्ड सा मास बनता है, और दूसरा क्या होता है वो मूव करना शुरू करता है। जब मूव करना शुरू करता है दूसरी जगह काज करता है कैंसर, तो किसी किसी कंडीशन में अल्सर हो जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर साइट पे एक घाव जैसा बन जाता है। उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो जो जनरली मास ऑफ द सेल की वजह से सिम्टम्स आते हैं वो तो कॉमन सिम्टम होते हैं जो हर कैंसरस पेशेंट के अंदर दिखेगा। लेकिन जो अल्सरेशन की वजह से आता है यानी कि जो घाव बन जाने की वजह से आता है, उसमें जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर होता है वहां से ब्लीडिंग होती है। जैसे लंग्स के अंदर होगा अगर कैंसर, तो ब्लड निकलेगा कफिंग के साथ, यानी कि माउथ के थ्रू ब्लड रिलीज होता है। इसके अलावा कैंसर कोलन में भी होता है। कोलन मतलब इंटेस्टाइन का मिडल वाला पार्ट है, जहाँ पे फीकल मैटर जाके सारे इकट्ठा होते हैं। जो फीकल मैटर का डिस्चार्ज होगा उस डिस्चार्ज मतलब कि स्टूल के साथ ब्लीडिंग होती है। कुछ ब्लैडर के अंदर कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कैंसर होगा और वहां पे अल्सरेशन अगर होगा तो यूरिन के साथ ब्लड बाहर रिलीज होगा। और अगर सर्विकल कैंसर है तो फीमेल के सेक्स ऑर्गन के अंदर, तो वहां पे फीमेल के अंदर नॉर्मल ब्लीडिंग तो होती रहती है। नॉर्मल ब्लीडिंग के अलावा कंटिन्यूअसली फिर वहां पे ब्लीडिंग
होती रहेगी अगर सर्विकल कैंसर हो गया है तो। अगर हम कॉमन सिम्टम की बात करें जो मास ऑफ द सेल की वजह से होता है, तो उसमें जनरली होता क्या है, बॉडी का वेट लॉस कंटिन्यूअसली होता रहता है। और वेट लॉस होगा तो बॉडी जब वीक होती है तो उस कंडीशन में हेडेक आता है कंटिन्यूअसली। लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो जॉन्डिस के चांस बनते हैं। और जब हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स काम नहीं करते तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर आने का चांस बनता है। ये सारी जो डिजीज के सिम्टम्स हैं वो कॉमन सिम्टम्स होंगे जो हर कैंसरस पेशेंट के अंदर आते हैं। ऊपर जो ब्लीडिंग वाला पूरा पोर्शन है वो केवल पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर जब कोई कैंसर होगा और वो अल्सरेशन के कंडीशन में जाएगा, तो उस कंडीशन में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये कैंसर हम लोगों को होता क्यों है? अगर उसके पीछे हम डिस्कशन करें तो कैंसर काज करने वाले बहुत सारे एजेंट होते हैं जिनके कांटेक्ट में हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली आती रहती है। एंड ऑल द एजेंट्स विच आर एबल टू काज कैंसर ऑन आवर बॉडी, उसी को हम लोग कार्सिनोजेंस कहते हैं। यानी कार्सिनोजेंस क्या होंगे? कैंसर काजिंग कुछ एजेंट्स होते हैं। अब इन एजेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, जिसमें से कुछ एजेंट होते हैं जो फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल होते हैं। तो फिजिकल एजेंट में क्या होते हैं, वो सारे रेडिएशंस आ जाते हैं हमारे, जिसमें अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज आता है। जिसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो नॉन आयनाइजिंग है, एक्स रेज और गामा रेज आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, जिसमें जैक टीथ होता है। टीथ के अंदर जब कोई मेटल का वायर लगवाता है तो उस मेटेलिक वायर की वजह से कभी कभी ओरल कैंसर होने के चांस बनते हैं। कश्मीर के अंदर जो लेडीज होती हैं वो कांगरी पहनती है, वो कांगरी पहनने से भी कैंसर के चांस बनते हैं। महाराष्ट्र में नॉर्मल ट्रेडिशन है धोती पहनने का, धोती पहनने से भी कैंसर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर फिजिकल जो होगा वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से होता है। इसलिए हमको सन के कांटेक्ट में डायरेक्ट बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे केमिकल एजेंट्स की बात है, तो केमिकल एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंसर का सबसे ज्यादा यही करते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर काज करने वाला बीड़ी, सिगरेट और एल्कोहल है। तो सिगरेट का यूज, बीड़ी का यूज और एल्कोहल का यूज आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो यंग लोग हैं उनके अंदर कैंसर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन चीजों के अलावा कुछ डाइज हैं, इसके अलावा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें आर्सेनिक आता है, कैडमियम आता है, एस्बेस्टस आता है, ये भी कैंसर काज करते हैं। फाइव यूरेसिल एक केमिकल है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है अक्सर। ये भी केमिकल एजेंट है जो कैंसर को काज करता है। जब बायोलॉजिकल एजेंट की हम बात करते हैं तो कैंसर काज करने वाले बहुत सारे वायरस हैं जिनके कांटेक्ट में हम कंटिन्यूअसली आते रहते हैं और हमको कैंसर हो जाता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पैपिलोमा वायरस। तो पैपिलोमा वायरस है जिसको HPV कहते हैं। तो इसका अब तो वैक्सीन आ गया, वैक्सीन लगता है। जिनको वैक्सीन नहीं लगता उनको कैंसर होने के चांस इसके बनते हैं, और यही है जिसकी वजह से सर्विकल इन्फेक्शन होता है फीमेल के अंदर। इसलिए फीमेल को इसका वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से ये होता है, और बहुत सारे और भी वायरस हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, एप्स्टेन बार वायरस है। तो इन सब वायरस की वजह से कैंसर होने के चांस बनते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑन्कोजेनिक वायरस। तो इसको ऑन्कोजेनिक वायरस क्यों कहते हैं, इस ऑन्कोजेनिक का मतलब क्या है, इसको हम आगे सेक्शन में देखेंगे। तो आपसे एक प्रॉब्लम यहाँ पे पूछा जाता है कि हर एक पर्सन के अंदर एक जीन होता है जिसको हम ऑन्कोजेनिक जीन कहते हैं, लेकिन उसके ऑन्कोजेनिक जीन के होने के बाद भी किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कैंसर नहीं होता। उसके पीछे क्या रीजन है, तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखिए आगे। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल या टिश्यू का ग्रोथ होता है उसको रेगुलेट करते हैं कुछ जीन। इन्हीं जीन को हम लोग ऑन्कोजेन्स कहते हैं, और इन्हीं ऑन्कोजेन्स को जो कार्सिनोजेन्स होते हैं वो चेंज करते हैं।
तो जब हमारे बॉडी के अंदर ऑन्कोजेंस प्रेजेंट होते हैं इन अनअल्टर्ड फॉर्म, यानी जो चेंज नहीं हो पाए हैं कार्सिनोजेंस के थ्रू, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजेंस। और जिनको कार्सिनोजेंस चेंज कर देता है उसको हम कहते हैं ऑन्कोजेंस। तो जब हमारी बॉडी में जो ऑन्कोजेंस है वो प्रोटो ऑन्कोजेंस के फॉर्म में अगर प्रेजेंट रहेंगे, तो ये जीन जनरली अनचेंज्ड रहते हैं। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होगा वो कंटिन्यूअसली उसको रेगुलेट रखेंगे, यानी कहीं पे एक्स्ट्रा सेल डिवीजन होगा नहीं, मतलब कि सेल का मास नहीं बनेगा। और इसलिए ये शो करते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि अगर कार्सिनोजेंस वहां पे आता है तो भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसके अलावा किसी पर्टिकुलर साइट पे रिपेयरिंग के लिए कोई सेल बन गया, फिर वहां पे एक्स्ट्रा सेल नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये कार्सिनोजेंस प्रोटो ऑन्कोजेंस को कन्वर्ट कर देते हैं ऑन्कोजेंस में, तो उस कंडीशन में ये जनरली चेंज जीन हो जाता है। और चेंज्ड जीन होने की वजह से क्या करेगा, ये सेल ग्रोथ को प्रमोट कर देता है। मींस एक सेल डिवीजन जो पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद रुकना था वो रुकता नहीं है, वहां पे ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। और ये ग्रोथ कंटिन्यू क्यों रहती है, क्योंकि वो कांटेक्ट इनहिबिशन को लास्ट कर चुका होता है। यानी अब वहां पे सेल कितने बन गए कितने नहीं बने, आगे सेल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये सारी जो वहां पे एक्टिविटीज होती हैं सब बिल्कुल खत्म हो चुकी होती हैं, बस सेल डिवाइड होता जाता है कंटिन्यूअसली। तो इसलिए वहां पे फिर ट्यूमर काज होता है या फिर आगे जाके वो कैंसर बन जाता है। कैंसर अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं तो उनको अलग अलग नाम भी दिया गया है, जिसमें से कुछ कैंसर का नाम आपको जानते रहना चाहिए। जैसे स्किन कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं, बोन कैंसर होता है तो उसको सार्कोमा कहते हैं, लिम्फ के अंदर कैंसर होता है तो उसको लिम्फोमास कहते हैं, ब्लड के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है ल्यूकेमिया। स्किन और इनर ऑर्गन के अंदर जो कैंसर होता है उसको मेलेनोमास कहते हैं। अब ये स्किन आपको यहाँ पे एक बार और दिख रहा होगा, तो ये जो लिखा गया है दूसरा वाला मेलेनोमास का, इसमें जनरली क्या होता है कि स्किन कैंसर से ये स्टार्ट होगा, जिसमें रेड या फिर ब्लैक कलर के पैचेस स्टार्ट होते हैं बनने। फिर धीरे धीरे वो स्किन के थ्रू इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पहुंचने लगते हैं, यानी जाके इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करने लगते हैं। इसलिए इस इन्फेक्शन को या इस कैंसर को कार्सिनोमास से थोड़ा सा अलग रखा गया है, तो इसको मेलेनोमास कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका प्रिवेंशन। तो अगर कोई चाहता है कि उसको कैंसर ना हो तो बहुत सारे प्रिवेंशन के टेक्निक हैं। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो तो कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आपको अवॉइड करना चाहिए, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको सन रेडिएशन के अंदर नहीं रहना है, खास करके दोपहर के टाइम पे। आप शाम में या फिर मॉर्निंग में रहते हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब दोपहर में आप होते हैं तो दोपहर में सन और आपके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन सन की होती हैं वो आप तक पहुंचती हैं। और उस कंडीशन में अल्ट्रावायलेट एक्स रेज गामा रेज वो सारी आप तक पहुंचती हैं, और ये सभी फिजिकल कार्सिनोजेंस हैं जो आपके बॉडी के अंदर कैंसर काज कर सकते हैं। दूसरा, जो कैंसर होने का चांस बनता है वो वायरस के थ्रू बनता है, और उन वायरस का आपको वैक्सीन लेके रखना चाहिए। इसलिए हर हाल में सबको कम से कम हेपेटाइटिस का और एचपीवी का वैक्सीन जरूर ले लेना चाहिए। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो टोबैको की वजह से होता है। और टोबैको आपका बीड़ी सिगरेट और नॉर्मल टोबैको तीनों प्रेजेंट हैं, इसलिए इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो जो इनको अवॉइड करता है उसको कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ पे लोग सवाल करते हैं कि जो इन सारी चीजों को यूज नहीं करता उनको भी कैंसर क्यों हो जाता है। तो फैक्टर केवल एक नहीं है, फैक्टर बहुत सारे हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से या फिर वायरस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा काज है, इस काज को आपको रोकने की बात होती है। नेक्स्ट, आपको अपना हेल्थ मेंटेन रखना चाहिए। और कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा। अगर बॉडी का वेट बढ़ता है तो उस कंडीशन में भी कैंसर होने के चांस बढ़ते हैं। इसलिए आपको अपनी बॉडी के वेट को नॉर्मल रखना चाहिए। इसके अलावा
फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व रहना है, यानी रेगुलर एक्सरसाइज आपके बॉडी की होनी चाहिए। और आपको ऐसा डाइट यूज करना है जो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, और उस डाइट में सबसे ज्यादा जो कंटेंट होगा वो फ्रूट और वेजिटेबल्स का होना चाहिए। जनरली हम लोग जंक फूड यूज करते हैं, जंक फूड में वैसे भी न्यूट्रिएंट होते नहीं हैं, वहां पे फ्रूट वेजिटेबल्स का कोई नाम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती जा रही है और कैंसर के चांस बढ़ रहे हैं। चलिए, इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिटेक्शन, कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं बायोप्सी। तो अगर हम किसी पर्सन की बायोप्सी करते हैं, ये एक बायोलॉजिकल टेक्निक है जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां पे न्यू सेल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको डिटेक्ट करता है। सीटी स्कैन करते हैं हम लोग, एमआरआई के थ्रू इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सरे के थ्रू हम कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं कैंसर का। तो एक्सरे कैंसर को काज भी करता है और इसको डायग्नोस भी करता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जब एक्सरे हम किसी भी पर्सन की किसी भी ऑर्गन या बॉडी का लेते हैं, तो उस कंडीशन में जहां पे ट्यूमर काज होता है वो आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक डेंस सा मास सेल का दिखता है। लेकिन अगर हम फीमेल के ब्रेस्ट की बात करें, तो ब्रेस्ट में अपने आप में ही बहुत सारे सेल्स और टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो एक डेंस सा मास वहां पे ऑलरेडी बना होता है। तो अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन का हम एक्सरे या फिर एमआरआई करें, तो कभी कभी वहां पे कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं चलता। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर को चेक करने के लिए एक अलग टेक्निक यूज की जाती है, जिसको हम लोग मेमोग्राफ कहते हैं। तो मेमोग्राफी के थ्रू ब्रेस्ट कैंसर को चेक किया जाता है फीमेल के अंदर। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें अगर कैंसर ट्यूमर तक है तब तो हम उसको सर्जरी के थ्रू ठीक कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ट्यूमर होगा वहां से उसको हम रिलीज करा देंगे, बॉडी बिल्कुल ट्यूमर फ्री हो जाती है। लेकिन जब वो कैंसर की स्टेज में चला जाता है, फिर वहां पे उसका ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में पर्सन को ड्रग्स दिए जाते हैं, मतलब कि कुछ मेडिसिन, उस मेडिसिन के थ्रू उसको ठीक किया जाता है। लेकिन जो भी यहाँ पे ड्रग्स या मेडिसिन दी जाती है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर, और सबसे बड़ा इफेक्ट होता है हेयर लॉस का। तो कीमोथेरेपी के थ्रू जिसका ट्रीटमेंट होता है उसकी बॉडी में हेयर लॉस दिखाई देगा, और इसके अलावा एनीमिया होने के चांस बनते हैं। दूसरा थेरेपी इसका है जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन थेरेपी। जैसे बोलते हैं कि लेजर से या फिर किसी चीज से बोलते हैं कि किसी का सर्जरी हो रहा है, तो उसमें जनरली क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रेडिएशंस होते हैं जिनको उस पर्टिकुलर कैंसर सेल के ऊपर डाला जाता है, और इस तरीके से डाला जाएगा कि जो वहां पे नॉर्मल सेल होते हैं उसके ऊपर उसका कोई बैड इम्पेक्ट ना आए। तो इस तरीके से वहां पे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करके और बॉडी को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तीसरा जो तरीका है उसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी है हमारी उसको बूस्ट की जाती है। बूस्ट करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट को। ये मॉडिफायर्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उन सभी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और उसी सेल के एक्टिवेशन की वजह से फिर वो फाइट करते हैं और कैंसर से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये पूरा आपका हो गया कैंसर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।